Hello Bachapati, welcome back in the quantum classes, the finest easiest and every way to learn the concept of physics. Bachapati, in previous lectures, we have already discussed about pure inductive circuit, pure resistive circuit, and Bachapati, from now, in this lecture, we will going to discuss about pure capacitive circuit, and Bachapati, after that, we will finally in the lecture LCR circuit. आपको पता है बच्चों इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा अगर हम किसी टॉपिक का वेट कर रहे हैं इस प्लेलिस्ट में तो वो है LCR सर्किट। और आपको पहले भी बता चुका हूँ इस चैप्टर में दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों ही टॉपिक 5 मार्क्स में बन सकते हैं। उनमें से एक टॉपिक तो ऐसा जो कंफर्म बनता है, अगर बनेगा तो 5 मार्क्स में बनेगा, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है बच्चों LCR सर्किट और सेकंड टॉपिक है बच्चा पटी आपके ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के लिए तो कोई इतना डीप कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं होती है बच्चा पटी, लेकिन LCR सर्किट समझने के लिए डीप कॉन्सेप्ट की जरूरत है और वो डीप कॉन्सेप्ट हमें प्रोवाइड करवाएंगे प्रीवियस 3 लेक्चर्स, ठीक है। और जिसमें से आपने फर्स्ट लेक्चर में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में बच्चा पटी, देन प्योर इंडक्टिव सर्किट बच्चा पटी, एंड फाइनली हम अपने मुकाम के लास्ट स्टेज पे आ गए हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। और इसके बाद बच्चों हम कैपेबल हो जाएंगे LCR सर्किट को समझने के, ठीक है। तो बच्चों अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले दिए हुए आई बटन पे क्लिक कीजिए बच्चों, आप पहुंच जाओगे प्रीवियस लेक्चर की लिस्ट में। बच्चों अगर आपने नहीं देखा तो पहले उससे जाके देख लीजिए, तभी हम LCR सर्किट फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और LCR तो प्रीवियस 3 लेक्चर को देखे बिना तो देखना भी बहुत सिंपल टॉपिक है बच्चों LCR सर्किट। मैंने इससे पहले भी कहा जितना सिंपल आपको मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम लगता है ना, उतना ही सिंपल आपको फिजिक्स में LCR सर्किट लगेगा। बस आपके सीनियर्स कहते हैं वो टफ है तो ये मत मानो कि वो टफ है, बहुत ईजी सर्किट है बच्चों, बस आप मुझ पर विश्वास करो। ओके रेडी, तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम समझते हैं क्या है मतलब प्योर कैपेसिटिव सर्किट का। बच्चों अगर आप शुरू से जुड़े हो तो आपको पता ही होगा, अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट का है तो उसका मतलब है एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर सिर्फ कैपेसिटेंस हो, उसके अलावा ना ही रेजिस्टेंस हो ना ही इंडक्टेंस, उसके अंदर सिर्फ कैपेसिटेंस हो, ये संधारित्र हो जिसके अंदर कैपेसिटेंस हो बच्चों, ठीक है। अगर इसके साथ कैपेसिटेंस के साथ साथ अगर रेजिस्टेंस आ गया तो ये बच्चों प्योर नहीं कहेंगे हम इसे, या फिर इंडक्टेंस आ गया तो प्योर नहीं। प्योर कैपेसिटिव सर्किट का मतलब एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर सिर्फ कैपेसिटेंस हो और बड़ी इस पे आल्सो वोल्टेज प्रोवाइड की गई हो V0 साइन ओमेगा टी बच्चों पड़ी, ओके। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज इसको प्रोवाइड करवाई जा रही हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये कैपेसिटेंस है और ये सर्किट में पावर किससे सप्लाई हो रहा है या करंट या वोल्टेज किससे सप्लाई हो रहा है, ये अल्टरनेटिंग सोर्स से, ठीक है। इस साइन का ये मतलब हुआ। तो बेटा हम देखते हैं, जैसे कि इससे पहले के डेरिवेशंस में मैंने आपको समझा दिया था कि हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं। हमने इंडक्टिव, रेजिस्टेंस, देन कैपेसिटिव हम क्यों निकाल रहे हैं, ये सब ये निकाल रहे हैं बच्चों मेनली ये दो की वैल्यू फाइंड करने के लिए। पहला है सस्पेंस फेज डिफरेंस, PD लिख रहा हूँ शॉर्ट में, फेज डिफरेंस या फेज एंगल फाइंड करने के लिए कैलकुलेट, और किस किस के बीच, फेज एंगल बिटवीन करंट I एंड वोल्टेज V। और सेकंड बच्चा पढ़ी हम फाइंड करेंगे, जैसे यहाँ पे कैपेसिटेंस है ना तो हम इसको कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये फाइंड करने के लिए बच्चों ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको हम किससे शो करते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को XC से, इससे फाइंड करेंगे, ओके। तो ये दो हमारा मेन है। और देन बच्चों अगर हमें फेज डिफरेंस मिल गया तो आल्सो हमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन या फेजर डायग्राम भी मिल जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है LCR सर्किट के पर्पज से, ठीक है। तो फेज डिफरेंस अगर मिल गया तो फेजर डायग्राम या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन तो आराम से मिल जाएगा। तो हमारा ये काम है, पहले फेज डिफरेंस निकालो, देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा डेरिवेशन के दौरान। तो देखो बेटी ज़्यादा समय ना गंवाते हुए देखो इससे कॉन्सेप्ट के लिए ना कुछ नया नहीं जानना है हमें, ठीक है। मतलब किसी नए कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रीवियस कॉन्सेप्ट से भी काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो जैसे कि हमें पता है बच्चा बेटी, हमने पढ़ा है कैपेसिटेंस के बारे में, कैपेसिटेंस लिया हुआ है ना, ये कैपेसिटेंस C हो गया, कैपेसिटेंस लिया हुआ है। तो कैपेसिटेंस के बारे में हमें पता है बच्चा बेटी क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें पता है, कैपेसिटेंस C इक्वल क्या होता है, Q अपॉन V। Q मतलब चार्ज, V मतलब वोल्टेज, C मतलब कैपेसिटेंस। देन बच्चे बेटी C इक्वल Q अपॉन V होता है तो Q इक्वल कितना हो जाएगा, C V हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, V की वैल्यू क्या बता बच्चा बेटी हमें, V इक्वल होता है V0 साइन ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा बच्चा बेटी हमारे पास C, और V की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, V की वैल्यू हो गई बच्चा बेटी हमारे पास, V की वैल्यू हो गई V0 साइन ओमेगा टी, क्योंकि हमने इतने अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सप्लाई दिया इसके अंदर, V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी, ओके डन, कोई प्रॉब्लम, ओके। देन बच्चे बेटी अगेन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक लगाते हैं हम यहाँ पे। हमें पता है करंट के बारे में, करंट क्या होता है। देखो इक्वल हमने क्या पढ़ा है,
करंट के बारे में पढ़ा है हमने, I इक्वल डी क्यू अपॉन डी टी, ये तो होता है डी क्यू अपॉन डी टी। फाइन, ओके। आप इसमें वैल्यू पुट करो, I इक्वल डी क्यू अपॉन डी टी होता है, तो बच्चे बटी क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी, और बच्चे बटी क्यू की जगह क्या आ जाएगा, क्यू की जगह आ जाएगा, देखो आप क्यू की जगह है सी वी जीरो साइन ओमेगा टी। डन, इसे मैं ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ, तो क्यू की जगह बच्चे बटी सी वी जीरो साइन ओमेगा टी। ओके ओके, ये ब्रैकेट क्लोज। देन बच्चे यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स हैं हम उन्हें बाहर ले लेंगे। क्या है कॉन्स्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट है हमारे पास, इस चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा आई इक्वल, क्या क्या कांस्टेंट इसमें, सी हो जाएगा, वी जीरो हो जाएगा, सी वी जीरो। अच्छा कांस्टेंट क्यों कह रहा है, अगर आप बाय वाले हो तो समझो, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में ना हम नॉर्मली इन टर्म पे ध्यान देते हैं, तो डी एक्स है, डी वाई है, डी टी है। तो बच्चों जो डी टी है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है तो डिफरेंशिएशन में टी आ रहा है, मतलब बच्चों हम सिर्फ टी वाले टर्म का टी वाले टर्म्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और टी वाले टर्म्स के अलावा जो टर्म्स रेस्ट बच गए आपके वो उसे हम कांस्टेंट मान लेते हैं, बाहर ले लेते हैं हम उसे डिफरेंशिएशन के। तो बच्चों टी वाला था तो हमने सिर्फ साइन ओमेगा टी वाला टर्म अंदर लेना है, बाकी के टर्म्स हमने कांस्टेंट मान लिया, तो सी वी जीरो बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया बच्चों, यहाँ पे अंदर रह गया हमारे पास, इसे डिफरेंट कलर से लिखते हैं, थोड़ा हेल्प मिल जाएगी आपको अच्छे से समझने में, ये हो गया डी अपॉन डी टी। और क्या रह गया बच्चे बड़े अंदर, और हमारे पास रह गया, देखो सी वी जीरो बाहर है तो अंदर रह गया बच्चे बड़े हमारे पास साइन ओमेगा टी। इज इट क्लियर? तो ये हो गया साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो क्या हो जाएगा बच्चे साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, आई इक्वल सी वी जीरो, और साइन ओमेगा टी का साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चे, ये हमारे पास अगर साइन थीटा हो, साइन थीटा होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, डी अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, ये हो जाता है कॉस थीटा। तो साइन थीटा का हो गया बच्चे यहाँ पे नॉर्मली कॉस थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी है, और जो कॉफिशेंट होता है, जो कॉफिशेंट होता है एंगल में, एंगल के साथ जो कॉफिशेंट होता है वो आ जाता है बाहर इनटू में। जैसे कि सपोज मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये हो गया बच्चे आपके पास डी अपॉन डी टी, ये साइन, और ये ले लो आप ए एक्स ले लो, ए एक्स, ओके। तो डी अपॉन डी टी साइन एक्स का तो डिफरेंशिएशन नॉर्मली हो जाएगा बच्चों कॉस ए एक्स, ओके। और जो कॉफिशेंट होता है एंगल के साथ, सॉरी ये डी टी नहीं, ये डी एक्स हम लेंगे, डी एक्स, ठीक है। तो एक्स तो एंगल हो गया, और एक्स एंगल के साथ जो कॉफिशेंट ए है हम उसको डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में ले लेते हैं बाहर। अगर वो इंटीग्रेशन होता देन हम डिवाइड में लेते हैं, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है बच्चों, इसलिए हम इनटू में लेंगे, और इनटू में इधर कॉफिशेंट क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी, टी के टर्म में हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन, तो ये बच गया बच्चों कॉफिशेंट, गुणांक कहते हैं जैसे हिंदी में, ये हो गया ओमेगा। तो ओमेगा को हम आगे ले लेते हैं इधर, तो ये हो गया सी वी जीरो ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इज इट क्लियर? देन बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हो जाएगा, देखो हमें निकालना है फेज डिफरेंस, ठीक है। अच्छा फेज डिफरेंस का सीधा सीधा मतलब समझो आप, प्रीवियस लेक्चर्स देखें हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। फेज डिफरेंस का मतलब है बड़ी सिंपल वर्ड में कि हमें वोल्टेज और करंट को कंपेयर करना है, तुलना करनी है दोनों वोल्टेज और कंपेयर और करंट की। वोल्टेज देखो वी जीरो साइन ओमेगा टी, साइन के टर्म्स में हमारा वोल्टेज आ रहा है, जबकि बड़ी हमारा करंट देखो, करंट आ रहा है हमारा कॉस के फॉर्म में, वोल्टेज देखो साइन के फॉर्म में है, जबकि करंट हमारे कॉस के फॉर्म में है बच्चे बटी। तो हमें कंपेयर करने के लिए, हमें कंपेयर करना है ना, तो पहले उनको सेम लेवल पे तो ला देते हैं, ये भी साइन है बच्चे बटी, देन हमें इस कॉस को भी साइन में चेंज करना पड़ेगा। और इसमें कौन सी बड़ी डील है, हमने 10th में अच्छे से पढ़ा है टेक्नोमेट्री में, कॉस को साइन में कैसे बदलेंगे। तो देखो बच्चे ये हो जाएगा आई इक्वल, ठीक है, जो टर्म से पहले इसको हटा लो यहाँ से, सी वी जीरो ओमेगा, और बच गया बटी कॉस ओमेगा टी। कॉस को साइन में कैसे बदलेंगे, हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है, ये होता था ना, हमने पढ़ा है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल कितना होता था, कॉस थीटा होता था, पढ़ा है हमने, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल कॉस थीटा। तो वैसे बटी थीटा की जगह कॉस ओमेगा टी है ना, थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो कॉस अगर थीटा की जगह हम ओमेगा टी रख लें तो ये क्या हो जाएगा बटी, कॉस ओमेगा टी, तो ये होगा साइन 90 प्लस और देन अगेन थीटा की जगह ओमेगा टी, ये हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 10th में पढ़ा है हमने अच्छे से। तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस ओमेगा टी को आप क्या लिखोगे, कॉस ओमेगा टी इक्वल होता है साइन 90 प्लस ओमेगा टी। तो ये हो गया बच्चों साइन, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, रुक जाओ
ओके, तो ये लिख लेंगे बच्चों हम साइन 90 प्लस ओमेगा टी, ठीक, 90 प्लस ओमेगा टी बोलो या फिर ओमेगा टी प्लस 90 बोलो, ठीक है, साइन 90 प्लस ओमेगा टी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस ओमेगा टी को प्लस है ना, तो ओमेगा टी प्लस 90 लिख देते हैं, ठीक है, क्यों लिखेंगे अभी आपको पता चलेगा। साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री हमने इसको लिख दिया, ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा। डन, तो कॉस थीटा के जब हमने लिख दिया साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। देन बच्चे हमें कंपेयर करना है दोनों का, तो इधर देखो v है, इधर i है, इधर बच्चे साइन ओमेगा टी है, तो हमारे पास आ गया, अब ये भी साइन के फॉर्म आ गया साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। और इधर है बच्चे v0, v का मतलब होता है, v0 का मतलब होता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया है, अगर आपने नहीं देखा बच्चे जिस लेक्चर में, इस प्लेलिस्ट का आई थिंक फर्स्ट लेक्चर था जहाँ हमने अल्टरनेटिंग करेंट के बेसिक्स को समझा था बच्चे, तो आप पहले बेसिक्स को समझो जाके, ऊपर दिया हुआ है आई बटन, उस पर क्लिक करो, आप पहुंच जाओगे उस लेक्चर पे। तो बच्चे v0 होता है एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज का शिखर मान। वैसे बच्चे अगर वहाँ v0 है, क्योंकि हम v निकाल रहे थे, v0 है v के टर्म के लिए, तो बच्चे यहाँ पे i है, तो यहाँ पे i0 भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर i इक्वल I0 साइन, ये क्या लिखा हुआ है ग्रीन मार्कर से, ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री लिख लेंगे। और ये I0 का मतलब क्या बच्चे, देखो ये I0 का मतलब है, हमने क्या रखा I0, हमने क्या वैल्यू पुट की, वेयर I0 किसकी जगह पे आया, C V0 ओमेगा की जगह पे, ठीक है। तो I0 इक्वल वेयर I0 इक्वल C, I0 किसकी जगह पे आया, C V0 और ओमेगा की जगह पे, तो I0 इक्वल C V0 ओमेगा। इज इट क्लियर? निम्न हम आगे समझते हैं। और एक टर्म हमने क्या निकालना था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है हमें, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस मैंने आपको पहले भी समझाया है, हम नॉर्मली दिखाते हैं एक्स सी से, और बच्चे जो रिएक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस ही होता है, ऐसा समझ लो। जो रिएक्टेंस है और रेजिस्टेंस, इसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो रेजिस्टेंस होता है आर इक्वल वोल्टेज अपॉन करंट। कैसे होता है, हमने ओम्स लॉ पढ़ा है ना, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल आई आर होता है, देन R इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों, V अपन आई हो जाएगा, सॉरी R इक्वल V अपन आई। तो मैंने कहा रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस एक ही चीज़ है। अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो हम R इक्वल V अपन आई लिखते हैं, और अगर रिएक्टेंस लगा हुआ है छोटी, तब अगर वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है तो हम R की जगह X ही रखेंगे, और बच्चों ये आल्सो हो जाएगा V नॉट अपन आई नॉट के इक्वल, ठीक है। मतलब वोल्टेज और करंट को डिवाइड कर दो तो आपका इंडक्टिव कैपेसिटेंस, आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकल आएगा। तो रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस में जब कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बस वोल्टेज और करंट का रेशियो निकाल लो। तो वोल्टेज अपॉन करंट V अपॉन आई निकालना है, तो यहाँ पे V अपॉन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन आई चाहिए ना हमें। तो जो वोल्टेज है, इधर करंट है, तो वोल्टेज के साथ जो टर्म्स है मैं उसको सेकंड साइड भेजते हैं। वोल्टेज के जो 7 टर्म्स है, जैसे ये तो I0 है, और वोल्टेज के साथ क्या है, C और ओमेगा है ना, तो इसको इधर भेज दो C ओमेगा, और बच्चों ये सामने क्या है, V0 है। हमें वोल्टेज अपॉन करंट चाहिए, तो एक काम कर लेते हैं हम यहाँ पे, वोल्टेज अपॉन करंट चाहिए यहाँ पे, तो करंट को नीचे भेज दो वोल्टेज के, तो क्या हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा 1 अपॉन C ओमेगा, ऊपर वोल्टेज नीचे करंट। तो वोल्टेज अपॉन करंट कितना हो गया, 1 अपॉन C ओमेगा। और बच्चे हमने अभी डिस्कस किया है, वोल्टेज अपॉन करंट रिएक्टेंस होता है, ठीक है। तो रिएक्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 अपॉन C ओमेगा। तो रिएक्टेंस को हम शो करते हैं X से, और क्योंकि ये कैपेसिटेंस की वजह से, तो इसमें कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है बच्चे, इसलिए हम इसके बेस में लिख देंगे C। तो X इक्वल हो गया 1 अपॉन ओमेगा C, या फिर आप ऐसे लिख लो, इसकी जगह चेंज कर लो आप, X C इक्वल हो गया 1 अपॉन ओमेगा C बच्चे। और ओमेगा की वैल्यू बच्चे आल्सो होती है, हमें पता है 2 पाई f, f मतलब फ्रीक्वेंसी। तो बच्चे ओमेगा की जगह वैल्यू पुट करो 2 पाई f, और ये हो गया C, ओके। और ये हो गया बच्चे हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये हो गया हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू। हेंस कैपेसिटिव रिएक्शन X इक्वल 1 अपॉन ओमेगा C। डन। हमें क्या निकालना था, हमने एक काम करना था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना था, निकाल लिया हमने।
हमें सबसे मेन काम था बच्चों हमें फेज डिफरेंस पे, और फेज डिफरेंस वाले टर्म्स हम निकाल चुके हैं, समझा नहीं हमने उसके बारे में, देखो आप समझते हैं। हमने फेज डिफरेंस निकाल दिया, और फेज डिफरेंस मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में कहा था क्या होता है। करंट और वोल्टेज के बीच हम कंपैरिजन करते हैं एंगल का, ठीक है, जैसे फेज एंगल भी कहते हैं फेज डिफरेंस को। तो देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से आप, हमारा जो वोल्टेज है, वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, V = V0 sin ओमेगा टी आ क्या रही है, हमने तो इतना सप्लाई किया है उसको। और बच्चों प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो ये वोल्टेज की वैल्यू थी I = I0 sin ओमेगा टी, जबकि करंट की वैल्यू आ रही है बच्चों I = I0 sin ओमेगा टी प्लस 90। ये देखो ये जो वैल्यू है ना हमारे पास, ये हमारे पास करंट के लिए मेन वैल्यू है, ठीक है। तो I = आ रहा है I0 साइन एंगल में 90 डिग्री ऐड कर दो, तो आप देख सकते हो बच्चों ऊपर हो गया वोल्टेज, नीचे हो गया करंट, और दोनों में फेज डिफरेंस कितना है इजीली देख सकते हो आप। यहाँ पे इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, देख सकते हो ना यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ओमेगा टी है और जबकि ये है ओमेगा टी प्लस 90। मतलब करंट में बच्चों देख सकते हो करंट वोल्टेज के कंपैरिजन में 90 डिग्री आगे चल रहा है। क्यों आगे चल रहा है, क्योंकि ये जो 90 डिग्री है ये प्लस में है, और आप देख सकते हो वोल्टेज सिर्फ वोल्टेज के केस में साइन ओमेगा टी था, जबकि करंट के केस में बच्चों ओमेगा टी प्लस 90, मतलब 90 डिग्री एक्स्ट्रा। इसका मतलब बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पे या समझ सकते हैं, हेंस जो करंट है वो वोल्टेज के कंपैरिजन में 90 डिग्री आगे चल रहा है, या फिजिक्स के वर्ड में क्या बोल सकते हैं, 90 डिग्री फॉरवर्ड है करंट वोल्टेज के कंपैरिजन में, या फिर हिंदी में क्या बोलोगे, जो करंट है वो 90 डिग्री अग्रगामी है, या फिर आल्सो आप कह सकते हो जो करंट है वो लीडिंग में है, किससे लीड कर रहा है, वोल्टेज से, और कितना डिग्री आगे चल रहा है करंट, 90 डिग्री लीडिंग में, ठीक है, 90 डिग्री लीडिंग में है वोल्टेज के कंपैरिजन में। ओके ठीक, तो फेज डिफरेंस की अगर बात आए, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, फेज डिफरेंस की बात आए तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे फेज डिफरेंस के लिए, ओके फेज डिफरेंस के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों ओके जगह है यहाँ पे, तो फेज डिफरेंस के लिए आप लिख लो यहाँ पे इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, यहाँ पे लिख लो ऐसे फेज डिफरेंस के लिए। फेज डिफरेंस अगर हमें दिखाना है तो पहले लिख लेते हैं फेज डिफरेंस, या फेज एंगल भी कहते हैं, ठीक है, ऐसे शॉर्ट में फेज डिफरेंस लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट अल्टरनेटिंग करंट क्या बच्चों इसकी वैल्यू, अल्टरनेटिंग करंट क्या हमारे पास आई, अल्टरनेटिंग करंट आई लीड्स की जगह आप लिख सकते हो फॉरवर्ड, आगे चल रहा है। हिंदी में मैं इसका मतलब समझाऊंगा, ठीक है, हिंदी में आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, मैं आपको समझा भी दूंगा इसका मतलब, ठीक है। लीड्स द अल्टरनेटिव या अल्टरनेटिंग, जो अल्टरनेटिंग करंट है वो किसको लीड दे रहा है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और कितने डिग्री एंगल, कितने एंगल आगे चल रहा है, जो करंट होता है, तो करंट चल रहा है 90 डिग्री एंगल आगे, ठीक है, वोल्टेज बाय हाउ मच डिग्री, बाय अ फेज एंगल, भाई अब फेज एंगल बोलो या फेज डिफरेंस बोलो, एक ही वर्ड है, ठीक है, यहाँ डिफरेंस लिखा हुआ है, मैं डिफरेंस लिख रहा हूँ, एंगल लिखा हो तो आप एंगल लिख रहे, चलो ठीक है, यहाँ पे एंगल वर्ड यूज कर रहा हूँ, डिफरेंस भी लिखो तो वही बात है, और फेज एंगल ओके छोटी डन। तो इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा, इसका वेक्टर फॉर्म में आप कैसे शो करोगे, सिंपल है। प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं तब तो और भी इजी रहेगा, सबसे सिंपल रहेगा, प्रीवियस लेक्चर देखें अगर आपने अच्छे से तो आपको ये तो बहुत सिंपल टॉपिक रहेगा। तो क्या हो जाएगा छोटी, इसका कौन आगे चल रहा है, करंट आगे चल रहा है, ठीक है, और हम हमेशा ग्राफ ट्राई करते हैं करंट के रिस्पेक्ट में बनाने के लिए, मतलब करंट को एक्स एक्सिस में शो करने के लिए हम ट्राई करते हैं, या फिर फोकस रहता है हमारे करंट को एक्स एक्सिस में रखने का, क्योंकि एलसीआर सर्किट में हम हमेशा करंट को एक्स एक्सिस में रखते हैं। एक्स एक्सिस मतलब पता है ना, ऐसे में, ये एक्स एक्सिस आपको पता है, ये होगा थर्ड फोर्थ से पढ़ते आ रहे हो, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो तो एक्स एक्सिस। तो बच्चों ये हो गया, हम फाइनली हम पहुंच गए अपने लास्ट स्टेप पे, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, फेजर डायग्राम बोल लो। आई क्या चल रहा है, वोल्टेज के कंपैरिजन में 90 डिग्री आगे चल रहा है, ओके। अगर आई बच्चों पार्टी वोल्टेज के कंपैरिजन में 90 डिग्री आगे चल रहा है तो पीछे कौन हुआ, वोल्टेज हुआ, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर से बनाएं, इसको अगर ऊपर से ड्रॉ करें थोड़ा, तो क्या कहने का मतलब है छोटी, यहाँ पे ये हो गया आई अगर 90 डिग्री आगे चल रहा है, 90 डिग्री आगे चल रहा है तो पीछे कौन हुआ, वोल्टेज हुआ। तो इसलिए बच्चों पार्टी अगर आई हमारा ऐसे में है तो वोल्टेज हमेशा करंट से 90 डिग्री पीछे रहेगा, बैकवर्ड रहेगा, लैग में रहेगा, कौन,
वोल्टेज कितने डिग्री, 90 डिग्री पीछे रहेगा, इसलिए हमने ग्राफ पीछे की तरफ से, नीचे की तरफ से शो किया। ठीक है, तो I और V यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, करंट अगर 90 डिग्री आगे है इसलिए हम वोल्टेज को 90 डिग्री पीछे दिखा रहे हैं। ठीक है, और हम करंट को ऐसे क्यों दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस में ही क्यों रख रहे हैं, क्योंकि छोटी जब एलसीआर सर्किट हम सॉल्व करेंगे तो हम करंट को एक्स एक्सिस में रखेंगे, वोल्टेज चेंज होता है, वोल्टेज की वैल्यू चेंज होता है, तो हम उस हिसाब से हमेशा जब हम प्योर कैपेसिटी पढ़ते हैं, इंडक्टिव पढ़ते हैं, रेजिस्टिव पढ़ते हैं, तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि करंट हमेशा एक्स एक्सिस में रहे। ठीक है, तो बेटी ये हो गया। आल्सो बेटी इसका अगर साइन कब देखना है तो ये आपके पास डायग्राम लगा हुआ है, ये डायग्राम है बचपटी, आप जो इमेज देख रहे हो ये है प्योर कैपेसिटिव सर्किट के केस में साइन कर्व, जिसमें कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो करंट आई है वो 90 डिग्री आगे चल रहा है हर बार वोल्टेज के कंपैरिजन में। ठीक है, आप देख सकते हो जो करंट आई है वो 90 डिग्री आगे चल रहा है वोल्टेज के कंपैरिजन में बचपटी। तो ये था प्योर कैपेसिटिव सर्किट जिनमें हमारा फोकस 3 चीज़ों पे था। पहला था फेज डिफरेंस, हमें कैलकुलेट करना था कौन कितना आगे चल रहा है, कौन आगे चल रहा है, कितना आगे चल रहा है बच्चा। ठीक है, सेकंड काम था हमारा ये एक्सी फाइंड करना, क्या कहते थे हम इसे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड करना बच्चा। ठीक है, ऑलरेडी फाइनली हमारा काम हुआ लास्ट एंड यहाँ पे इन ग्राफ पे ये साइन कर्व पे बच्चा। ठीक है, तो बच्चा आप इन्हें अच्छे से देख लेना, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो। दिन बचपटी आई होप आपको ये 3 लेक्चर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, प्रीवियस के 3 लेक्चर्स। अभी के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एलसीआर सर्किट डिस्कस करने वाले हैं।